स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर आप कैसे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको लिख सकते हो। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर, बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको अच्छे से समझना, ध्यान देना। फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विद द क्वांटम नंबर्स। इनिशियली बच्चों हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स होते क्या है? तो देखो बच्चों, क्वांटम नंबर्स के लिए आप क्या बोलते हो? दीज आर द सेट ऑफ फोर नंबर। दीज आर द सेट ऑफ फोर नंबर। डेफिनेशन लिखते हैं, दीज आर द सेट ऑफ फोर नंबर which gives us complete information about an electron। क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है? फोर नंबर का सेट होता है, ऐसा सेट जो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसे इन्फॉर्मेशन, ये भी सीखते हैं। जैसा कि बच्चों आप छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, एटम होता है। एटम में हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? शेल्स। क्या बोलते हो? शेल्स। बट अभी जो हमारे पास कंसेप्ट है वो हो जाएगा वाइड। ठीक है, एटम में शेल्स होती है, इतना आप लोगों ने सीखा हुआ है। बट बच्चों, शेल्स हमारे पास फर्दर क्या होते हैं? डिवाइड हो जाती है और माइनर शेल्स के अंदर, जिनको आप क्या बोलते हो? सब शेल्स। सब शेल्स या आप इनको बोलते हो सब एनर्जी लेवल। सब शेल्स में बच्चों हमारे पास क्या होती है? डिवीज़न होती है इन द टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सब शेल्स क्या होती है? ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाती है, एंड इन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोलते हो? एटम में शेल्स होती हैं, शेल्स में सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स में क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स, एंड इन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली बच्चों हमने जान लिया कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो कि आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, किस सब शेल के अंदर है, किस तरह के ऑर्बिटल्स के अंदर है, एंड फाइनली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे क्वांटम नंबर्स। नौ बच्चों, ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस। दीज आर आल्सो known as the postal address of electron। जैसे बच्चों किसी पर्सन का पोस्टल एड्रेस होता है, वो ये बताता है कि वो पर्सन कहाँ का रहने वाला है, किस शहर, गली, मोहल्ले का रहने वाला है। वैसे ही जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं ये आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे जो पोस्टल एड्रेस होता है किसी पर्सन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ वाई इनको समटाइम्स हम क्या बोलते हैं? पोस्टल एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फोर टाइप्स के हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। एक को आप क्या बोलते हो बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर है उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल एन। बच्चों इसका काम होता है शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देना। सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है बच्चों, इसको आप बोलते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप लिखते हो बाय द एल। ये आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड बच्चों हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल एम। ये आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ बच्चों जो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है इसको आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि इसके नेम में स्पिन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में। वही अगेन आइदर क्लॉकवाइज बनेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल एस, एंड ये बताएगा आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये थे बच्चों हमारे पास फोर टाइप्स के क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फाइनली आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब बच्चों हम इन सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन इन द डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम डिस्कशन करते हैं अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं। इनिशियली बच्चों आप लोग ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल एन, ठीक है। इसको आपने लिखना बाय द लेटर स्मॉल एन। एंड ये आपको प्रोवाइड किया था बोहर ने, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने हमें क्वांटम नंबर प्रोवाइड किया था उसका नाम क्या है, बोहर। आप इसको लिखोगे बाय द स्मॉल एन। क्वांटम नंबर्स के अंदर जहाँ भी आप स्मॉल एन लिखोगे समझ जाना हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमारा सबसे मेन क्वांटम नंबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका काम होता है शेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। यह आपको शेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। कैसे देगा ये हम सीखते हैं इसके सिग्निफिकेंसेस के अंदर। सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका बच्चों सबसे पहला और मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको शेल के बारे में बताएगा। किसके बारे में, शेल के बारे में। कैसे बताएगा, पहले हम लिखते हैं टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ शेल। आपको ये टाइप ऑफ शेल के बारे में बताएगा। शेल कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है। एक्चुअल में बच्चों हम क्या बोलते हैं, जो नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है, ध्यान से सुनना, जो नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है वही क्या होता है, शेल का नंबर। वही क्या होता है, शेल का नंबर। जैसे इफ n इज इक्वल टू 1 हो तो 1 का मतलब होएगा बच्चों फर्स्ट शेल। एंड जो फर्स्ट शेल है वो आपके पास कौन सी होती है, के शेल, ठीक है। सेम बच्चों इफ n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो 2 का मतलब होएगा सेकंड शेल। एंड सेकंड शेल आपके पास कौन सी होती है, L। बिल्कुल सेम इफ n इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब थर्ड शेल। थर्ड शेल हमारे पास कौन सी होती है, M शेल, KLM। इफ n इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ शेल। और फोर्थ शेल हमारे पास कौन सी होती है, N शेल, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर है, अगर आपके पास n की वैल्यू है, आप आसानी से वहाँ से गैस कर सकते हो कि जो हमारे पास शेल है वो कौन सी बनेगी, फर्स्ट बनेगी, सेकंड बनेगी, थर्ड बनेगी, कौन सी बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो नंबर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है वही क्या होता है, शेल का नंबर, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका पहला सिग्निफिकेंस। अभी हम बात करते हैं सेकंड सिग्निफिकेंस की, वो आपके पास है एनर्जी, ठीक है। देखो बच्चों जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है एनर्जी के बारे में। किसकी एनर्जी, शेल की एनर्जी, ठीक है। टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। देखो कैसे, देखो बच्चों अगर आपको किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है En, तो उसके लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था जो यहाँ पे अगेन क्या रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। En इज इक्वल टू, एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है माइनस में 2 पाई स्क्वायर Me4 बाय में n स्क्वायर s स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, En माइनस में 2 पाई स्क्वायर Me4 बाय में n स्क्वायर s स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों 2 नंबर है आपके पास कांस्टेंट, पाई नंबर है ये भी कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, E का मतलब होता है बच्चों चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, H का मतलब होता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, नाम में कांस्टेंट आ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड बच्चों Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से रीड करूँ, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट और Z भी कांस्टेंट, मतलब ये सारी वैल्यूज़ ये आपके पास क्या आ गई, कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करेगा, n, और n आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर बच्चे हमारे पास n वेरी करेगा तो जो En है वो भी हमारे पास वेरी करेगा। इसका मतलब किसी भी शेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n पर। किस पे, n पर। अगर आपके पास n की वैल्यू है, आप n यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास शेल की एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शेल की एनर्जी, ठीक है। अगर आपको किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यही आपको शेल की एनर्जी के बारे में बता सकता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द वैल्यू ऑफ n
more will be the energy of shell। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो शेल की एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, वो शेल जिसका n ज़्यादा बड़ा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड वो शेल जिसका n क्या आएगा, छोटा आएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर इन शेल्स के अंदर मैं एनर्जी का एक ऑर्डर बनाऊं, ठीक है, तो ऑर्डर क्या बनेगा, k की एनर्जी सबसे कम, l की और ज़्यादा, m की और ज़्यादा, n की और ज़्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे शेल की जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास हो चुके हैं। शेल की जो टाइप है वो आपको बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल की जो एनर्जी है वो आपको बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर हमने सीख लिया n जितना ज़्यादा बड़ा होगा फॉर ए गिवन शेल उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड बच्चों इसका फंक्शन क्या है, ये आपको बताता है रेडियस और साइज ऑफ ए शेल। ये आपको कोई भी शेल है उसकी जो रेडियस है या साइज है उसके बारे में बता सकता है। कैसे बता सकता है, देखो बच्चों, अगेन रेडियस और साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू ए नोट इंटू में n²/z। ठीक है, ये आपके पास ए नोट है। अगर आपको किसी भी शेल की रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, Rn इज इक्वल टू ए नोट n²/z। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर ए नोट, अगेन बच्चों ये जो ए नोट है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। 52.9 पिकोमीटर, इसको आप बोलते हो बोहर्स रेडियस। क्या बोलते हो, बोहर्स रेडियस। अगेन आप इसके बारे में भी सीखते हो बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर। बच्चों जो जेड है, जेड आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। फिर से एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिर्फ जो हमारे पास एन है, शेल का जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सिर्फ यही वेरी करेगा। एन वेरी करेगा तो रेडियस की वैल्यू वो भी वेरी करेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी शेल है उसका जो साइज है या जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड करती है, एन पर। किस पर, एन पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी शेल है उसका साइज निकालना है, रेडियस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू ए नोट n²/z। ए नोट यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, बोहर्स रेडियस। इनफैक्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसके जो पहले शेल होते हैं उसकी जो रेडियस होती है वो हमारे पास होती है 52.9 पिकोमीटर, एंड इसी को आप क्या बोल देते हो, बोहर्स रेडियस। ये कांस्टेंट बच्चों, जेड एटॉमिक नंबर ये भी कांस्टेंट। एन हमारे पास क्या होता है, शेल का नंबर, सिर्फ यही वेरी करेगा। ठीक है, सिंस जो हमारे पास रेडियस है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, शेल के नंबर पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है, तो आप क्या बोलते हो, रेडियस या साइज निकालने के लिए किसका, शेल का, आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बच्चे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी है ये भी आपको बता सकता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कैसे, अगेन बच्चों इसके लिए भी फॉर्मूला है Vn इज इक्वल टू वी नोट इंटू में z/n। Vn का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल। वी नोट बच्चों, यहाँ पे वी नोट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 2.188 इंटू में 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जेड बच्चों फिर से आपके पास क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। जेड हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। सिर्फ एन हमारे पास क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि वेरी करेगा। ये कांस्टेंट हो गया बच्चों। जेड अगेन हमारे पास एटॉमिक नंबर फिर से कांस्टेंट हो गया। तो बताओ जो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे, एन पर। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालनी है किसी भी शेल के अंदर तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एन है, ठीक है, उसी पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो आपको बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये था बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। ये देखो बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आपको बताता है। ठीक है, जब भी आपको किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं आप फॉर्मूला यूज़ करते हो क्या, 2n², एंड यहाँ पे n के आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट शेल के लिए पुट करो बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल।
n इज इक्वल टू 2 हो जाए, मतलब सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू 3 हो जाए, मतलब थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे बच्चों आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ n इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 4 हो जाए, फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैलकुलेशन करनी है कि उस स्पेसिफिक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप यूज़ करते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो क्या होता है 2n², ठीक है। ये था बच्चों 5th पॉइंट। अब हम करते हैं इसका लास्ट और 6th पॉइंट, जो कि आपके पास ये बनेगा, ये आपको बताएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी बता सकता है शेल के अंदर, ठीक है। अगेन बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये बच्चों जो मैंने mvr लिखा है ये आपके पास पूरा क्या एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है nh/2π। अगेन बात करें h क्या हमारे पास कांस्टेंट, 2π क्या है कांस्टेंट, मतलब ये पूरा पोर्शन क्या बन गया कांस्टेंट, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है होल नंबर मल्टीपल होता है किसका h/2π का, किसका h/2π का। अगर आप शेल से शेल में मूव करोगे इस कंडीशन के अंदर h/2π क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, सिर्फ n ही वेरी करेगा। n वेरी करेगा तो ऑब्वियस है जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो भी वेरी करेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपको कौन बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है किसका n का, किसका n का, और n आपके पास अगेन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। थोड़ा मैं फटाफट फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के बेस पे आप आगे चलोगे। पहला फंक्शन, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल n, ठीक है। एंड दिया किसने था ये हमें बोहर ने। पहला फंक्शन ये आपको बताएगा टाइप ऑफ शेल के बारे में, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर होता है वही क्या होता है शेल का नंबर। दूसरा फंक्शन ये आपको शेल की एनर्जी के बारे में बताएगा, ठीक है। मेन बात ध्यान रखने वाली ये है जितनी ज़्यादा बड़ी n की वैल्यू होगी शेल की एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये आपको शेल के साइज के बारे में बताएगा, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के बारे में बताएगा जो कि शेल में क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आपको बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी आपको कौन बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये था बच्चों हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वांटम नंबर की तरफ जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बच्चों जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको शेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, वैसे ही जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपको सब शेल के बारे में बताएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने ध्यान रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो, इसको आप सब साइडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हो, एंड फाइनली हम इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। मतलब इसके कई नेम हो गए, ठीक है। एजीमुथल है ही, सब साइडरी भी बोलते हो, सेकेंडरी भी बोलते हो, एंड इसको आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से, ठीक है। बट इसका जो फेमस नेम हम यूज़ करते हैं इन द केमिस्ट्री वो एजीमुथल ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ध्यान रखना एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है इसको आप लिखते हो बाय द एल लेटर। ये आपको दिया था साइंटिस्ट सोमरफेल्ड ने। अगेन जिस साइंटिस्ट ने हमें क्वांटम नंबर दिया था वो हमारे पास कौन था सोमरफेल्ड, ठीक है। एंड इसका काम क्या है ये आपको बताएगा सब शेल के बारे में। किसके बारे में सब शेल के बारे में। डिस्कशन करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, इसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में, जहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि आपको सब शेल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। सिग्निफिकेंसेस, पहला बच्चों ये आपको बताएगा टाइप ऑफ सब शेल के बारे में। दूसरा बच्चों ये आपको बताएगा नंबर ऑफ सब शेल के बारे में इन ए शेल। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितनी सब शेल्स बन सकती है वो आपको बताएगा कौन एजीमुथल क्वांटम नंबर। कैसे अभी हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड ये आपको बताएगा एनर्जी
ऑफ सब शेल के बारे में, किस सब शेल की एनर्जी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, ये भी आपको बताएगा कौन, अजीमुथल क्वांटम नंबर। फोर्थ बच्चों, ये भी आपको बताएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप सोचो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी हमें बता रहा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंड यहाँ पे अजीमुथल है ये भी बता रहा था। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में, आप यूज़ करोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक्सप्रेशन, क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। बट इन द क्वेश्चन मेनली होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर जब भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है तब आपको देता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या देता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर आप निकाल सकते हो आसानी से एंगुलर मोमेंटम। कैसे निकालोगे वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल ये हो गया, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में मुझे n गिवन है तो मैं n के हिसाब से निकाल दूंगा एंगुलर मोमेंटम, बट अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे l गिवन है तो मैं निकाल दूंगा l के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों इसके फंक्शंस क्या हो गए, ये आपको टाइप ऑफ सब शेल के बारे में बताएगा, ये आपको सब शेल की एनर्जी उसके बारे में बताएगा, किसी भी गिवन शेल के अंदर मैक्सिमम कितनी सब शेल्स बन सकती है वो आपको बताएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर। फाइनली ये आपको बताएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, कंप्लीट जो सब शेल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो हम इन पॉइंट्स को बच्चों और क्लियर करते हैं। कैसे, देखो बच्चों जब भी आपको L निकालना हो तो L के लिए फॉर्मूला होता है 0 to n-1। आप L के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो 0 to n-1। इसका मतलब ये हुआ कि जो L है, L वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, n पर। L की जो वैल्यूज़ है किस पे डिपेंड करती है, n पर। ठीक है, निकालते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 कौन सी शेल के लिए था बच्चों, K शेल के लिए। आप निकाल लो L, L क्या बनेगा, 0 to 1-1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 होता है फॉर द K शेल। L के लिए फॉर्मूला 0 to n-1, जहाँ पे n था मैंने वहाँ पुट कर दिया 1। अब ये बना बच्चों L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 0। तो 0 to 0 बच्चों क्या होता है, ओनली 0। इफ़ n इज इक्वल टू 2 फॉर द L शेल, बोलो L क्या बनेगा, 0 to 2-1। मतलब ये बन गया 0 to 1, और 0 to 1 का मतलब होता है बच्चों 2 वैल्यूज़ 0 और 1। सेम आप लिखो इफ़ n इज इक्वल टू 3, 3 किसके लिए होता है, M शेल के लिए। ये बन जाएगा 0 to 3-1, 0 to 2। तो बच्चे बनेगा 0, 1 और 2, मतलब 3 वैल्यूज़। इफ़ n इज इक्वल टू 4, n शेल के लिए होता है, ये बन जाएगा 0 to 4-1। ये आ गया बच्चों आपके पास 0 to 3, ये बना 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा हमेशा 0 to n-1। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, L निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 0 to n-1। तो बच्चों मैंने क्या किया, डिफरेंट जो शेल्स थी उनके लिए L निकाल लिया। L की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ सब शेल्स और नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में हम कैसे पता करते हैं। आपने करना क्या है, जितनी आपके पास L की वैल्यूज़ आई हैं, जितनी आपके पास L की वैल्यूज़ आई हैं आप उनको काउंट करो। क्या करो, काउंट करते हैं। K शेल में ओनली 1 वैल्यू आई है, दैट इज़ 0। L शेल की बात करें 2 वैल्यूज़ आई हैं, 0 और 1। बात करें M शेल की 3 वैल्यूज़ आई हैं, 0, 1 और 2। बात करें N शेल की तो कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 0, 1, 2, 3, मतलब 4 वैल्यूज़। यहाँ कितने वैल्यूज़ आई हैं, ओनली 1 वैल्यू। यहाँ पे कितनी आई है, 2 वैल्यूज़, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे कितनी है, 4। ठीक है, अब बच्चों देखो हम क्या बोलते हैं, जितनी हमारे पास L की वैल्यूज़ आती हैं, जितनी हमारे पास L की वैल्यूज़ आती हैं उतनी ही क्या बनती है, सब शेल्स। क्या बनती है, सब शेल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन द K शेल कितनी सब शेल्स बनेगी, ओनली 1, क्योंकि ओनली 1 ही L की वैल्यू आई है। जितनी हमारे पास L की वैल्यूज़ आएंगी, ध्यान सुनो, जितनी हमारे पास L की वैल्यूज़ आएंगी उतनी ही क्या बनेंगी, सब शेल्स। बताओ जो L शेल है उसमें कितनी सब शेल्स बनेंगी, 2, क्योंकि कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 2।
एम शेल है, कितनी सब शेल्स बनेंगी 3, क्योंकि कितनी वैल्यूज आई हैं 3। एन शेल है, कितनी सब शेल्स बनेंगी 4, क्योंकि वैल्यूज़ कितने आई आपके पास 4। ठीक है। के शेल में बनी ओनली 1 सब शेल, एल में बनेगी 2 सब शेल, एम में बनेगी 3 सब शेल और एन में बनेगी 4 सब शेल। ठीक है। एक बच्चों आप यहाँ से छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो जो कि आपके काम आएगा वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज के अंदर। क्या? एन कितना है 1, सब शेल भी कितनी आई 1, एन कितना है 2, सब शेल्स भी कितनी आई 2, अगेन एन इज इक्वल टू 3, सब शेल्स कितनी आई 3, एन इज इक्वल टू 4, सब शेल्स कितनी आई 4। इसका मतलब ये हुआ जितनी हमारे पास एन की वैल्यू होती है, जितनी हमारे पास एन की वैल्यू होती है उतनी ही क्या आती है सब शेल्स, क्या आती है सब शेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सीधा पूछूँ, अगर किसी शेल के लिए n इज इक्वल टू 5 है, बताओ इसमें कितनी सब शेल्स बनेंगी, तो आप बोलोगे 5। ठीक है। जितना हमारे पास n उतनी क्या बनती है सब शेल्स। ठीक है। अब बच्चों हमने सब शेल्स है वो निकालनी है। जैसे बच्चों आपके पास KLMN क्या होती है शेल्स होती हैं, वैसे ही हमारे पास सब शेल्स होती हैं जिनको आप लिखते हो SPDF से। ठीक है। टाइप ऑफ सब शेल, यहाँ पे बच्चों वैल्यू ऑफ L, टाइप ऑफ सब शेल वैल्यू ऑफ L 0 1 2 3 एंड बच्चों ये 4 तक हम यूज़ करते हैं, बाकी जो आपके एग्जिस्टेंस के अंदर है वो 3 तक ही है। 0 के लिए बच्चों होती है S सब शेल, 1 के लिए आप बोलते हो P सब शेल, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड 4 के लिए बच्चों क्या होता है G, SPDFG। जैसे ही आपके पास KLMN शेल्स होती हैं वैसे बच्चों सब शेल्स होती है जिनको आप लिखते हो SPDFG से। ठीक है। ध्यान रखना जो टाइप ऑफ सब शेल है वो किस पर डिपेंड करेगा, L की वैल्यू पे। अगर L की वैल्यू 0 है तो आप बोलोगे S सब शेल है, L की वैल्यू 1 है तो आप बोलोगे P सब शेल है, L की वैल्यू 2 है तो आप बोलोगे D सब शेल है, L की वैल्यू 3 है तो आप बोलोगे F सब शेल है, L की वैल्यू 4 है तो आप बोल दोगे G सब शेल है। ठीक है। ध्यान रखना बच्चों ये जो यहाँ पे लेटर आ रहे हैं SPDFG, इनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग निकलते हैं। S है, एस एक्चुअल में डिराइव हुआ फ्रॉम द शार्प वर्ड। ठीक है। पी बच्चों प्रिंसिपल, डी बच्चों डिफ्यूज से आया है, एफ हमारे पास आया फ्रॉम द फंडामेंटल एंड जी बच्चों फ्रॉम द जनरलाइज्ड। ठीक है। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, टी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल और जी का मतलब जनरलाइज्ड। ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास सब शेल्स SPDFG। ठीक है। अब इस डाटा के बेस पे बच्चों आप आसानी से यहाँ पे जज कर सकते हो कि किस शेल के अंदर कौन सी सब शेल बनी है। कैसे? अगेन के शेल में ओनली 1 सब शेल है जिसके लिए L क्या आ रहा था 0, क्या आ रहा था 0। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 0 किसके लिए होता है बताओ, S के लिए। किसके लिए होता है? S के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास के शेल है उसमें ओनली 1 सब शेल होती है जिसके लिए L क्या होता है 0 एंड ये सब शेल कौन सी होती है S, कौन सी होती है S। सेम बच्चों आप गेस करो L के अंदर 2 वैल्यूज़ है 0 और 1। 0 किसके लिए होता है S के लिए, 1 किसके लिए होता है P के लिए, मतलब यहाँ क्या बनेगा S और P। ठीक है। सेम बच्चों आप गेस करो M के अंदर, कर सकते हो आसानी से 0 S 1 P 2 D। लास्ट आप 4th में भी गैस कर सकते हो क्या बनेगा SPDF। ठीक है। ये वैल्यूज बच्चों आपको अच्छे से याद करनी है, आसान है, आप कर सकते हो। S के लिए L 0, अगेन P के लिए 1, T के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। ठीक है। बाई चांस बच्चों मान लो आगे आपसे पूछते हैं कि सब शेल कौन सी बनेगी, G के बाद सब शेल कौन सी बनेगी, तो H अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, D F G H चलेगा और H के लिए L कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है। तो अभी तक बच्चों ये हो गया। अगर मुझे सब शेल के बारे में पता करना है तो मैं यूज़ करूँगा L का। ठीक है। L के लिए फॉर्मूला आएगा 0 to n-1। ठीक है। जितनी हमारे पास L की वैल्यूज़ निकलती हैं उतनी क्या बनती है सब शेल, क्या बनती है सब शेल। अब सब शेल है कौन सी, उसके लिए आपको L की वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बेस पे आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन कौन सी सब शेल बनेगी। अभी बच्चों हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, सब शेल की एनर्जी के बारे में। जैसे कि आपने सीखा था इन द केस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितनी बड़ी वैल्यू हमारे पास n की होती है शेल की एनर्जी क्या होती है उतनी ही ज़्यादा। ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पे फॉलो होएगा, जितनी बड़ी वैल्यू हमारे पास L की होगी, ठीक है, फॉर ए गिवन शेल अगर L ज़्यादा आता है तो हमारे पास उसकी एनर्जी क्या बनेगी ज़्यादा, अगर L कम आता है तो एनर्जी क्या बनेगी कम।
दो सब शेल्स के अंदर वो सब शेल जिसके लिए एल बड़ा है उसकी एनर्जी क्या बनेगी, ज़्यादा, जिसके लिए एल कम है एनर्जी क्या बनेगी, कम। ठीक है, अगर मैं इनके अंदर, इन सब शेल्स के अंदर एनर्जी का एक ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन वेरियस सब शेल्स। एस के लिए देखो बच्चों एल क्या है, सबसे कम, तो एस की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, पी की ज़्यादा, डी की और ज़्यादा, एफ की और ज़्यादा, जी की और ज़्यादा, एच की और ज़्यादा, हेंस सो ऑन। ठीक है, अगर एल बढ़ेगा तो सब शेल की एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, इनफैक्ट आप क्या बोल सकते हो, एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ ए सब शेल। ठीक है, एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सब शेल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग द एल। ठीक है, देखो बच्चों अगर आपके पास एल की वैल्यू है आप आसानी से एम निकाल सकते हो। इसके लिए अगेन एक फार्मूला जो कि आपको याद करना है, वो फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एल रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। अगर आपके पास एल की वैल्यू है और आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर्मूला क्या आएगा, रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। ठीक है, एल यहाँ पे अगेन आपके पास एच ही मतलब क्वांटम नंबर है, एच बच्चा आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी होती है, 2 पाई अगेन नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास एन है इसके लिए आप यूज़ करोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम। बट अगर आपके पास एल की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। इसके बच्चे हम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अभी क्वांटम नंबर करने के बाद। ठीक है, अब लास्ट चीज़ बच्चों, ओवरऑल हमारा क्या हो चुका है, ये आपका न्यूक्लियस, ये हमारे पास शेल्स हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं रफली। ये बच्चों आपके पास है के शेल, ये आपके पास है एल शेल, ये है एम और ये है एन। बताओ के के लिए बच्चों एन कितना होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि जो के शेल है वहाँ पे बनती है ओनली 1 सब शेल। कितनी बनती है, 1 सब शेल। तो बच्चों ये सब शेल बना रहा हूँ मैं डॉटेड लाइन से। एल है, एल में कितनी सब शेल्स बनती हैं, 2 सब शेल। एन में बनेगी, एम में बनेगी 3 और एन में कितनी बनेगी 4। ठीक है, एल में बनेगी 2 सब शेल्स, एम में बनेगी आपके पास 3 सब शेल, एंड ये जो एन है एन यहाँ पे बनेगी आपके पास 4 सब शेल्स। ये 4 सब शेल्स मैंने बना दी। ठीक है, बताओ के में कौन सी सब शेल है, ओनली एस। यहाँ पे 2 सब शेल कौन सी हैं, एस पी। यहाँ पे 3 सब शेल कौन सी एल में, एस पी डी। एम में 3 सब शेल हैं, एस पी डी। एन में हमारे पास बच्चों 4 सब शेल्स कौन सी बनेंगी, एस पी डी एफ। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास शेल में आ गई सब शेल्स, उनके लिए जो एल है वो भी मैंने लिख दी है। बच्चों ओवरऑल हमारे पास जो एजीमुथ क्वांटम नंबर है वो हमारा हो चुका है, जिसने आपको सब शेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, सब शेल्स कितनी बनेंगी, सब शेल्स कौन कौन सी बनेगी, सब शेल्स की जो एनर्जीज का कंपैरिजन है वो आप कैसे करोगे, एंड इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आफ्टर द एजीमुथ क्वांटम नंबर बच्चों अभी हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो जैसे कि आप लोगों ने सीख लिया है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको बता रहा था शेल्स के बारे में, एजीमुथ क्वांटम नंबर ने हमें बताया सब शेल्स के बारे में। अभी बच्चों बारी आती है ऑर्बिटल्स की। आपको ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बच्चों सीखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान रखना, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द स्मॉल एम, एंड जिस साइंटिस्ट ने हमें ये प्रोवाइड किया था उसका नेम है लाइंडे। ठीक है, स्मॉल एम से आपने इसको लिखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। एंड ये किसके बारे में बताएगा आपको, ऑर्बिटल्स के बारे में। इसका काम है ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, इसके बच्चों मेनली 2 फंक्शंस बनते हैं। पहला, इन ए गिवन सब शेल कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे वो आपको बताएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड फाइनली ये आपको बताएगा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसी भी सब शेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनते हैं वो आपको बताएगा कौन, अगेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होंगे,
सिग्निफिकेंस बोल लो आप, सिग्निफिकेंस। पहला क्या लिखोगे, टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर आप बोल सकते हो टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक बच्चों आप ये भी लिख सकते हो, ये आपको ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। एंड ये ओरिएंटेशन कौन सा बनेगा, अगेन ये आपको बता सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने सीखा फॉर फाइंडिंग द एल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कौन सा, 0 to n-1। एंड मैंने ये बोला कि जो एल की वैल्यूज़ है किस पे डिपेंड करती है, एन पर। एल की वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करती है, एन पर। वैसे बच्चों फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -L2 + L, -L2 + L। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी जो वैल्यूज़ है किस पे डिपेंड करेगी, एल पर। किस पे डिपेंड करेगी, एल पर। अगर आपके पास एल है तो आप आसानी से एम निकाल सकते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। तो आओ निकालते हैं। इफ़ एल इज इक्वल टू 0, बच्चों जो एल इज इक्वल टू 0 है वो होता है हमारे पास फॉर द एस सबशेल। पुट करो, देन एम इज इक्वल टू आएगा आपके पास -02 + 0, और -02 + 0 का मतलब होता है बच्चों 0, ठीक है। जैसे आपने एल का फॉर्मूला यूज़ किया था 0 to n-1, वहाँ पर आपने एन की वैल्यूज़ को पुट किया था और एल की वैल्यूज़ निकाली थी। सेम बच्चों यहाँ अगेन एम के लिए फॉर्मूला बना हुआ है, यहाँ पर आपको एल की वैल्यूज़ पुट करनी है और एम की वैल्यूज़ निकालनी है, बिल्कुल सेम। इफ़ एल इज इक्वल टू 1, बताओ 1 किसके लिए होता है, अगेन फॉर द पी सबशेल। एम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -12 + 1। -12 + 1 का मतलब बच्चों कौन कौन से नंबर आएंगे, -1, 0 और +1, ठीक है। इफ़ एल इज इक्वल टू 2 किसके लिए था, फॉर द डी सबशेल। ये बन जाएगा बच्चों -2 to +2, -2 -1, -2 से +2 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ बनेंगी वो सारी आप लोगों को लिखनी है। -2 -1 0 +1 +2। इफ़ एल इज इक्वल टू 3 किसके लिए था बच्चों, फॉर द एफ सबशेल। ये बनेगा m इज इक्वल टू -3 to +3। ये बन गया आपके पास बच्चों -3 -2 -1 0 1 2 और 3। सेम बच्चों आप जी सबशेल और एच सबशेल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। जी और एच के बारे में जनरली हम डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, जी के लिए एल कितना आ जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा -4 to +4, 9 वैल्यूज़ बनेंगी। एच के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 5, यहाँ जाएगा बच्चों -5 to +5, वहाँ पर बन जाएंगी 11 वैल्यूज़, ठीक है। अगेन बच्चों आपको यहाँ वैल्यूज़ काउंट करनी है। एल इज इक्वल टू 0 फॉर द एस सबशेल। एम की वैल्यूज़ कितनी, ओनली 1, दैट इज़ 0। ओनली 1 वैल्यू आई है, दैट इज़ 0। फॉर द पी सबशेल कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 1 2 3। एक वैल्यू तो आई है -1, दूसरी आई है 0 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास आई है +1। तो कितनी वैल्यूज़ आएगी, 3 वैल्यूज़। बात करते हैं फॉर द डी सबशेल। काउंट कर लो वैल्यूज़ को, 1 2 3 4 5। कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5 वैल्यूज़। बात करते हैं फॉर द एफ सबशेल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैल्यूज़, ठीक है। एस के लिए बच्चों ओनली 1 वैल्यू आई है, पी के लिए 3 वैल्यू आई है, डी के लिए 5 आई है और एफ के लिए आई है 7। मतलब सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगेन वही बात, जितनी हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी फॉर ए स्पेसिफिक सबशेल, उतने क्या बनते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बच्चों आपको बताया एटम्स में शेल्स होती हैं, शेल्स में सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स में क्या आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं। अब किस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे पता करोगे, एम निकाल लिया, एम की वैल्यूज़ को काउंट कर लो। जितनी हमारे पास एम की वैल्यूज़ बनेंगी उतनी ही क्या आएंगी, ऑर्बिटल्स।
एस शब्द के लिए ओनली वन वैल्यू है, इसका मतलब एस में ओनली वन ऑर्बिटल होता है, एस में ओनली वन ऑर्बिटल होता है। पी में कितनी वैल्यूज आ रही है बच्चों 3, मतलब पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के लिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं 5, मतलब डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड एफ के लिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं 7, मतलब एफ में क्या होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप ऑर्बिटल्स का पता कर सकते हो। अभी हमने ऑर्बिटल्स का नंबर पता कर लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे। इसमें बच्चों सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स बनेगा तो उसकी तो कोई टाइप बनती नहीं। बात करते हैं पी शब्द की, डी शब्द की और एफ शब्द की। यहाँ पे ऑर्बिटल्स की टाइप बनेगी जो आपको अच्छे से याद करनी है। देखो बच्चों, फॉर द पी शब्द, ये जो हमारे पास पी शब्द है, अभी आप लोगों ने देख लिया कि इन द पी शब्द हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे 3 ऑर्बिटल्स। अभी मैं आपको उन 3 ऑर्बिटल्स के नाम बताने जा रहा हूँ जो आपने अच्छे से याद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर जगह जगह इन ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। वो बच्चों 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं पी एक्स, एक को बोलते हो पी वाई और एक को बोलते हो आप पी जेड। ठीक है, जैसा कि आपने फॉर द पी शब्द एम निकाला है, क्या है -1, 0 और +1। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास डिनोट करती है किसको 3 ऑर्बिटल्स को। ठीक है, देखो बच्चों -1 किसके लिए होता है पी वाई के लिए, -1 रिप्रेजेंट करता है पी वाई ऑर्बिटल को, +1 रिप्रेजेंट करता है पी एक्स ऑर्बिटल को, और बच्चों पी जेड के लिए क्या होता है 0, क्या होता है 0। ठीक है, पी शब्द के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नेम क्या है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। फॉर द पी एक्स एम क्या होता है +1, फॉर द पी वाई एम क्या होता है -1 एंड फॉर द पी जेड एम क्या होता है 0। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आप पी एक्स पी वाई की जो वैल्यूज़ है +1 -1 उसको आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मेनली क्या होता है बुक्स के अंदर ऐसे मेंशन होता है, वैसे पी एक्स +1 मिलेगा आपको, पी वाई -1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सेम बच्चों हम बात करते हैं फॉर द डी शब्द। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल्स। डी में देखो बच्चों जो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, डी में है 5 ऑर्बिटल्स जिनके लिए m है -2, -1, 0, +1, +2। देखो बच्चों जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसको बोलते हो डी एक्स वाई, सेकेंड वाले को बोलते हो डी वाई जेड, थर्ड वाला होता है डी एक्स जेड, फोर्थ वाले का नाम है x² - का y², और जो बच्चे फिफ्थ वाला है उसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इनके लिए बच्चों m स्पेसिफिक है, डिफाइन है, आपको याद करना है। फॉर द डी एक्स वाई m होता है +2, फॉर द डी एक्स² - का y² m होता है -2। ठीक है, +2 और जो -2 वो आपका कवर हो चुका है, डी एक्स वाई और डी एक्स² - का y², एक का बनेगा +2, दूसरे का बनेगा -2। ठीक है, सेम आप इन वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसका -2 दिखा सकते हो, इसका +2 दिखा सकते हो। ठीक है, डी एक्स जेड +1 -1, ठीक है, +1 -1। सेम बच्चों आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, सिर्फ इन दोनों के अंदर। ठीक है, इसको आप -1 शो कर सकते हो, इसको आप +1 शो कर सकते हो। अब क्या रह गया 0। ठीक है, 0 सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है किसके लिए डी जेड स्क्वायर के लिए, आप जो डी जेड स्क्वायर उसको लिख सकते हो 0। ठीक है, तो ये थे बच्चों डी शब्द में हमारे 5 ऑर्बिटल्स। पी और डी के जो ऑर्बिटल्स हैं, पी में 3, डी में 5, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, विद द एम वैल्यू, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ पे आने वाले हैं। बात करते हैं बच्चों एफ के ऑर्बिटल्स की। ठीक है, देखो बच्चों एफ के जो ऑर्बिटल्स हैं आपके 11th में 12th में कंपटीशन में कहीं यूज़ में नहीं आएंगे, आप उनको और ज़्यादा हाई क्लासेस में पढ़ते हो। ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको एफ के ऑर्बिटल्स की टाइप बता देता हूँ। एफ शब्द में बच्चों हमारे पास बनेंगे 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, देखो बच्चों ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे। पहला ऑर्बिटल है उसको बोलते हो एफ ऑफ एक्स, x² - का y²। दूसरे वाले को बोलते हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, सॉरी बच्चों, एफ ऑफ वाई, x² - का y²। थर्ड वाले को बोलते हो एफ ऑफ जेड, x² - का y²। फोर्थ वाले का बच्चों नाम होता है एफ एक्स वाई जेड। फिफ्थ वाले को बोलते हो एफ जेड क्यूब। सिक्स वाले को बोलते हो एक्स जेड स्क्वायर। सेवन्थ वाला बच्चों आपके पास होता है वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, x² - का y²,
एफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एफ ऑफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ जेड क्यूब, एफ ऑफ एक्स जेड स्क्वायर एंड फाइनली एफ वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एफ वाई जेड स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एफ के 7 ऑर्बिटल्स। सेम बच्चों जी में कितने बनते हैं 9, एच में कितने बनेंगे 11। ठीक है, एफ के मैंने आपको बता दिए हैं, जी और एच के अभी तक डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि जी और एच अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये था बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगेन आपको बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। जब भी आपको एम निकालना हो फॉर्मूला कौन सा आएगा? -L2 + L। ठीक है, जितनी हमारे पास एम की वैल्यूज बनती है उतने क्या बनते हैं? ऑर्बिटल्स बनते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। डी में क्या होते हैं? 5 dxy, yz, xz, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और फाइनली जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे से करने हैं, ये आपको एक्स्ट्रा में कर लेना है। तो ये था बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ बच्चों हमारा लास्ट क्वांटम नंबर जिसका नेम है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके नेम में ही आ रहा है स्पिन। ठीक है, स्पिन का मतलब बच्चों रोटेशन। ये हमारे पास वो क्वांटम नंबर है जो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा, उसके रोटेशन के बारे में बताएगा। देखो कैसे। इनिशियली आप लोग ध्यान रखोगे, ये जो क्वांटम नंबर इसको आप लिखोगे बाय द स्मॉल एज, एंड ये हमें प्रोवाइड किया था गोल्ड स्कैमेडिट ने। जिस साइंटिस्ट ने हमें क्वांटम नंबर दिया था उसका नाम है गोल्ड स्कैमेडिट। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान रखना, होता क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई हुए, ये हमारे पास न्यूक्लियस और ये शेल, ये शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व करता है इन ए शेल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें 2 तरह की रोटेशन होती है। ठीक है, एक क्या होती है क्लॉकवाइज, दूसरी क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है 2 तरह से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। कैसे? एक तो न्यूक्लियस के चारों तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। कहाँ पर? अपने एक्सिस पर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और जो न्यूक्लियस उसके चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारी जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे चक्र पूरा करती है कितने टाइम में? 24 आवर्स के अंदर, एंड अराउंड द सन कितने डेज़ में? 365 डेज़ के अंदर। वैसे बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में 2 रिवोल्यूशंस बनेंगी, एक तो अराउंड द न्यूक्लियस और एक खुद के एक्सिस पर। तो हम बात कर रहे हैं खुद के एक्सिस पर। इलेक्ट्रॉन है, इसके खुद के एक्सिस पर रोटेशन कौन सी बनेगी? इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसी के लिए क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे बच्चों जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी 2 वैल्यूज असाइन है, एक तो +1/2 और एक हमारे पास -1/2। इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज क्राइम करनी है, +1/2 और -1/2। जब भी आपसे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पूछ ले आप हमेशा लिखोगे +1/2 और -1/2। +1/2 का मतलब है बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन, एरो अपवर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको एरो दिखता है तो उसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन है। डाउनवर्ड तो आपके पास बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एस के 2 वैल्यूज बनती है +1/2 और -1/2। +1/2 का मतलब है एरो होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेशन कौन सी है? क्लॉकवाइज। -1/2 एरो होगा डाउनवर्ड, इस कंडीशन के अंदर रोटेशन कौन सी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास सिंपल सा छोटा सा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, वो क्वांटम नंबर जो आपको इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताए कि जो इलेक्ट्रॉन्स के खुद के एक्सिस पर रोटेशन कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 2 वैल्यूज हमेशा असाइन की जाती है, +1/2 -1/2। +1/2 है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए और जो -1/2 है वो आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अब बच्चों एक चीज़ और, अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमेगा तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे जनरेट करेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर मुझे ये एंगुलर मोमेंटम निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? 2 तरह का मोमेंटम है, कंफ्यूज मत होना। एक तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है शेल के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इस कंडीशन में जो मोमेंटम बनेगा, कौन सा एंगुलर मोमेंटम बनेगा, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए, उसको आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इस कंडीशन के अंदर ये जो अपने एक्सिस पे जनरेट करेगा एंगुलर मोमेंटम, उसको आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर ड्यू टू द स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है,
ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर अपने स्पिन के कारण, रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कौन सा था वो, रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये कब यूज़ करोगे, जब रोटेशन की बात हो रही है। कौन सी रोटेशन, जो न्यूक्लियस के चारों ओर हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इस कंडीशन के अंदर मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, या इसको हम बोलते हैं स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच बाई में 2 पाई। एंड यहाँ पे एस का मतलब है टोटल स्पिन, या सिंपली बोल सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, इसको बच्चों क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 टाइप्स के जो क्वांटम नंबर हमने डिस्कस कर लिए, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। आप इन सब क्वांटम नंबर को अच्छे से पढ़ना, समझना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना वो न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये क्वांटम नंबर्स आते होंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनको पहले अच्छे से कर लेना, तब जाके जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।